सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल पारे का विश्लेषण करना है, क्योंकि यूपी की चुनावी लड़ाई अब पश्चिम से अवध और बुंदेलखंड रीजन में शिफ्ट हो चुकी है। हालांकि अवध में मतदान अगले 3 चरणों तक जारी रहेगा, लेकिन शुरुआत तीसरे चरण से हो रही है, जिसमें अवध की 27 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अवध का आशीर्वाद पाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना चुकी है और उसी की समीक्षा करनी है। लेकिन पहले आपको आज यूपी की राजनीति के वो डेवलपमेंट बताते हैं जिनका अगले चरण में असर हो सकता है। जैसे आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा जेल से बाहर आ गए। मोनू की रिहाई होते ही विपक्ष ने फिर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि माना यह जा रहा है कि रिहाई से बीजेपी को ब्राह्मण वोटों का फायदा हो सकता है। दूसरी ओर कल रविदास जयंती पर एससी वोटर लुभाने की पूरी तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रविदास मंदिर जाएंगे, वहीं वाराणसी के रविदास मंदिर में सीएम योगी होंगे। राहुल गांधी, प्रियंका और चरणजीत सिंह चन्नी आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। जाहिर है इस कवायद के मकसद को आप समझ गए होंगे, वोट बैंक को लुभाना है, क्योंकि एससी फैक्टर यूपी और पंजाब दोनों राज्यों में बहुत अहम है। और यूपी में चुनाव अवध रीजन में पहुंच चुका है, जहां लड़ाई वोट बैंक के साथ साथ वर्चस्व की भी है, क्योंकि इसी इलाके में समाजवादी का वो गढ़ है जिसे 2017 में बीजेपी ने छीन लिया था। और इसीलिए अवध की लड़ाई जबरदस्त है और उससे भी हैरान करने वाले हैं यहाँ के समीकरण, जो हमारी इस रिपोर्ट में आप समझ पाएंगे। 2012 में जब आए भी ये लोग, तो पहले ही अखिलेश जी ने कौन सा काम किया? पहला, भगवान श्री राम के मंदिर पर अयोध्या में जिन आतंकवादियों ने हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए फाइल पे साइन किए। इन्होंने पहला काम यही किया। अखिलेश आते थे तो एक जाति का काम होता था, बहन जी आती थी तो दूसरी जाति का काम करती थी। जब से समर्थन मिलना शुरू हुआ है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, और जिसने भी उनका चेहरा देखा होगा वो चेहरा देख के बता सकते हैं कि उनकी शक्ल पे 12 बज गया है। यूपी का चुनाव अब उस इलाके में पहुंच चुका है जहां से निकला राम मंदिर का मुद्दा कई दशकों से देश की राजनीति की दिशा और दशा तय कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं। बोलो राजा रामचंद्र की। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। यानी अवध का इलाका। तीसरे चरण में जिन इलाकों में वोट डाले जाएंगे उसमें अवध की सबसे ज्यादा सीट है। तीसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 19, बुंदेलखंड की 13 और अवध की 27 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यानी तीसरे चरण में लगभग आधी सीटें अवध के इलाके की है। और अवध के आशीर्वाद के लिए अब चुनावी योद्धा पश्चिम से चली हवा का रुख अपनी ओर होने का दावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हुआ है। इसका परिणाम जानना चाहते हो क्या? अरे समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। अब तो दूसरे चरण का भी वोट पड़ गया है। पहले चरण में थोड़ी बहुत गर्मी निकाली थी, इनके कार्यकर्ता, इनके नेता पहले चरण का वोट देख करके ठंडे पड़ गए हैं। नेता भले ही पश्चिम की हवा से पूरब का रुख मोड़ने की कोशिश करें, लेकिन अवध के समीकरण पश्चिम से बिल्कुल जुदा हैं। पश्चिम को अभी तक 80 बनाम 20 की लड़ाई माना जा रहा था, लेकिन पूरब में यही लड़ाई 85 बनाम 15 की टेस्ट लैब मानी जा रही है। ये बात वोट की जंग में उतरे नेता भी जानते हैं, इसीलिए वो भी जातियों का गणित उंगलियों पर गिनने लगे हैं और प्रचार में जातियों पर दाव लगाने की शुरुआत हो चुकी है। यादवों को अपनी जागीर समझते थे सपा के नाते, और जो जाटों को अपनी जागीर समझती थी
मायावती जी बसपा के नाते, तो मैं आज यह भी कह सकता हूँ हमारे पास तगड़ा पिछड़ा दलित तो है ही, लेकिन यह अंदर की बात की यदुवंशी भी हमारे साथ है, इसलिए रविदास वंशी भी हमारे साथ है। योगी सरकार जात बात के नंगा नाच कर रही है। अगर योगी की बिरादरी का कोई अपराधी है तो पुलिस लाइन के बगल क्रिकेट खेलता है, लेकिन अन्य कोई होता है तो उसका इनकाउंटर होता है। अवध की लड़ाई में जाति ट्रम्प कार्ड जरूर है, लेकिन मुद्दों की कमी नहीं है। मतदाता बेहद चौकस और जागरूक है। वो जाति से ज्यादा रोजगार, शिक्षा और सड़क की बात कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। मेरे लिए पहला मुद्दा शिक्षा का होना चाहिए, जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं और शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। पिछली सरकार के मुकाबले इस सरकार में कुछ सुरक्षा तो है, लेकिन जब चोरों में ही लड़ाई है तो हम उसे ही सपोर्ट करेंगे जो कम चोरी करेगा। स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार, रोजगार के साथ साथ युवा पीढ़ी के बारे में सोचे। वर्तमान सरकार ने युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा ध्वस्त किया। हम तो ये कहना चाहेंगे कि धर्म को हमेशा राजनीति से अलग ही रखना चाहिए, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है ये लगातार धर्म को राजनीति में मतलब पूरा लिपापोती कर दे रही है उसमें, और इसी को लेके धर्म को लेके ही अपना ये मतलब कि ये सरकार चलाना चाह रही है। प्रयागराज की आवाज ये संकेत है कि अवध में मतदाता नेताओं की कड़ी परीक्षा लेने के बाद ही मोहर लगाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।